नमस्कार दोस्तों। काफी दिन हो गए आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं लगा हुआ था एक नई स्ट्रेटजी के R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये नई स्ट्रेटजी मैंने महेश सर की अलग अलग स्ट्रेटजीज से जो मुझे बेस्ट बातें लगती हैं वो निकाल कर एक नई स्ट्रेटजी बनाई है जिसे हम पीसफुली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या है स्ट्रेटजी का नाम, कैसे चलती है ये स्ट्रेटजी, क्या है इसके बेनिफिट्स और क्या रहे हैं इसके बैक टेस्टिंग में रिजल्ट्स पिछले 7 सालों में, सब कुछ शेयर करता हूं आपसे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी का नाम क्या है। इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने रखा है सोलर पीकेपी। तो पीकेपी आपने नाम बहुत बार सुना होगा मेरे अलग अलग वीडियोस में, पैसों का पेड़। उसी का ये एक मॉडिफाइड एनहांस्ड वर्जन है और इसमें मैंने और भी स्ट्रेटजीज को शामिल किया है जिससे बना है सोलर। सोलर यानी सूर्य की शक्ति। तो क्या है इस स्ट्रेटजी की शक्ति, आइए आपको बताता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी को कौन यूज कर सकता है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी से क्या एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, किसके लिए बनी है ये स्ट्रेटजी, ताकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन और आप जो मार्केट से चाहते हैं, किसी स्ट्रेटजी से चाहते हैं, वो इसमें आपको मिल रहा है तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोर्स बैक टेस्टिंग और सब कुछ जानने के बाद। तो ये स्ट्रेटजी है समवन हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स ईटीएफ्स बट बीट द इंडेक्सेस परफॉर्मेंस। आपने सुना होगा कई लोगों से कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करना काफी सेफ है क्योंकि इंडेक्स लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही रहता है, बीच में वो गिरता है, कई कारणों से गिरता है, जिगजैग चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने हमेशा इंडेक्स को बढ़ते हुए देखा है। तो इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही इंडेक्स के जो रिटर्न्स आ रहे हैं उनको बीट करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी डिजाइन की है। समवन हु इज लुकिंग फॉर वेरी सेफ एंड रियलिस्टिक रिटर्न। मार्केट में कई लोग ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि एक महीने में 5% हो और वो कंसिस्टेंटली 5% हो, यानी कि साल का 60%। कई लोग साल का 100%, 200%, ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन लेकर भी आते हैं। तो वो मेरे हिसाब से रियलिस्टिक नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मार्केट को बहुत कम समय दे पाते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसी स्ट्रेटजी हो जो 100% आपको दे दे, लेकिन कंसिस्टेंटली क्या कोई स्ट्रेटजी दे सकती है, क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दे सकता है? मेरे नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ है। तो रियलिस्टिक क्या है, डिसेंट क्या है और सेफ क्या है, वो स्ट्रेटेजी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेफ इसलिए क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स के एटीएफ्स में। तो जैसे मैंने कहा, इंडेक्स नीचे गिरता भी है, बहुत भी गिर जाता है, जैसे कोरोना में गिरा, वॉर सिचुएशन में गिरा, लेकिन वो अल्टीमेटली ऊपर उठ के आता है। तो इसलिए वो सेफ कहलाता है। और रियलिस्टिक रिटर्न्स जो मार्केट में और चीजों में रिटर्न्स आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर आप एफडी से कंपेयर करें, या फिर आप किसी बॉन्ड से कंपेयर करें, उनमें क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, इंडेक्स में क्या रिटर्न आ रहा है और ये स्ट्रेटेजी क्या रिटर्न दे रही है, वहां से रियलिस्टिक फिगर्स आप लेकर चलते हैं, तो वो हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। Someone who wants to spend minimal time in a month to practice the strategy, less than 1 hour in a month। तो आप इस स्ट्रेटजी को कर सकते हैं 1 घंटे से भी कम पूरे मंथ में आपको देना होता है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कैसे ये 1 घंटा मैंने निकाला। तो आपको अगर टाइम नहीं मिलता है बैठ के अलग अलग स्टॉक्स ढूंढने का, और आप सिंपल रखना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटजी को और कम से कम समय देना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी हो सकती है। Someone who does not want to spend time in finding stocks for investing। अब अलग अलग स्टॉक्स ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। कई बार आप स्टॉक ढूंढते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और वो 30-40% अगर करेक्ट हो जाते हैं तो काफी दुख होता है, और उसका प्रॉफिट का वेट करो, क्या करना है कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर आप अलग अलग स्टॉक्स नहीं ढूंढना चाहते, सिंपल रखना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को, कम से कम समय लगाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है। Someone who does not want to see his portfolio fall massively when index corrects। अब जब इंडेक्स में करेक्शन आता है तो कई स्टॉक्स में बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाता है, और अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक से बना है जिसमें बीटा बहुत हाई है और उनमें करेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी को सिंपल रखने के लिए ये वाली स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको ड्रॉ डाउन बहुत कम दिखाई दें। ओके, तो हमने समझ लिया किसके लिए ये स्ट्रेटजी है। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद है तो आगे का वीडियो देखिए, नहीं पसंद है तो बाकी वीडियो देख सकते हैं अपने। तो अब बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में मैंने कौन सी सारी स्ट्रैटेजीज यूज की हैं और क्यों यूज की हैं, उनके क्या बेनिफिट्स मुझे लगे जिसकी वजह से मैंने उन्हें चूज किया। इनमें सबसे पहले है पैसों का पेड़। मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी, जो आपने मेरे रिसेंट वीडियोस में भी देखा होगा, पैसों का पेड़, पीकेपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। तो इस वाली स्ट्रैटेजी में ऑलमोस्ट 50% कैपिटल, जो भी हमारा ओवरऑल कैपिटल है, वो पीकेपी में रहेगा हमारा। ठीक है, तो पीकेपी को मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि पीकेपी में हमारा एक साइजेबल कैपिटल, मतलब अच्छा खासा कैपिटल जो हम ओवरऑल इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें रहता है। क्योंकि जब जब बुल रन आता है, अचानक से हमें मार्केट को बुल रन को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती स्ट्रेटजी में। बुल रन में हम रेडी रहते हैं अपने कैपिटल के साथ उस बुल रन का फायदा उठाने के लिए और उसमें प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। और साइजेबल कैपिटल, अच्छा खासा कैपिटल होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक कर पाएंगे। तो पीकेपी वो पावर हमें देता है कि हमेशा हम मार्केट में इन्वेस्टेड रहें और बुल रन का फायदा उठाएं। सेकेंड चीज जो हम प्रॉफिट्स पीकेपी स्टाइल में बुक करते हैं,
अगर आपको पीकेपी नहीं पता तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पीकेपी क्या है। उसके प्रॉफिट वाला पार्ट जो है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट है। ब्रोकर किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करता है, एज पर दी जो भी रूल्स हैं, आईटी के रूल्स हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो लगते हैं, ब्रोकर उनको यूज करता है। पीकेपी जिस तरह से डिजाइंड है, जिस तरह हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उनको टैक्स एफिशिएंट बना देता है। वो पूरा कवर मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, मैंने ऑलरेडी कवर किया है पीकेपी के वीडियोस में। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कैसे वर्क करता है वो। और उस वाले पीकेपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। तो अगर इंडेक्स एक साल में ऑन एन एवरेज 13% का रिटर्न जनरेट करता है, हम 13% प्लस जनरेट कर पाएंगे पीके में। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा अपनी बैक टेस्टिंग वाली शीट से, और आप अपनी मर्जी से बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं मेरा स्टाइल, मैं बैक टेस्टिंग शीट कस्टमाइजेबल बनाता हूं, ताकि आप अपनी डेट, अपनी ईटीएफ, जिसमें भी आपको टेस्ट करना है, अपना पैरामीटर्स डिफाइन कर पाएं और खुद चेक कर पाएं कि हाँ भाई एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में आपको जैसे ही आप डेट्स वगैरह डालते हैं, उसमें सारी कैलकुलेशन आपको मिलेंगी कि हाँ भाई जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं उसके हिसाब से बाय हो रहे हैं, उसके हिसाब से सेल हो रहे हैं, उसमें प्रॉफिट टारगेट को मीट किया जा रहा है। वो सब आप बैक टेस्टिंग शीट में देख सकते हैं, ताकि एक्चुअल में क्या हुआ होता बैक टेस्टिंग में, यानी कि अगर आपने बहुत पहले स्टार्ट किया होता है स्ट्रेटेजी को, किस तरह के रिटर्न्स अभी तक आए होते हैं, वो सब आप मेरी बैक टेस्टिंग शीट में पूरी तरीके से देख पाएंगे। ओके, तो ये हो गया पीकेपी। नेक्स्ट पार्ट इसमें है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मैंने महेश सर से तो काफी सारी स्ट्रेटजीज सीखी हैं, तो मेजरली इसमें महेश सर की स्ट्रेटजीज हैं। कुछ और गुरुजी से मैंने और भी स्ट्रेटजीज सीखी हैं, तो उनके निचोड़ भी मैंने यहाँ पे लेकर आए हैं। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैश सिक्योर्ड पुट, जो मैंने रंजीत सर से सीखा था, उसका फ्लेवर मैंने यहाँ डाला है। और कवर्ड कॉल्स, जो कि महेश सर की पीकेपी स्ट्रेटजी का पार्ट है, उसका फ्लेवर यहाँ पे है। तो जब जब मार्केट हमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट देता है पुट सेल करने का और कॉल सेल करने का, तब तब हम उसका फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज किया है RSI 40, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक स्टॉक या फिर ईटीएफ के खुद के चाल को देखता है लास्ट 14 डेज में कि कैसा मोमेंटम है, ऊपर को मोमेंटम है, नीचे को है, रिवर्सल आ रहा है, वो सब चीजें आरएसआई से हम पकड़ सकते हैं। तो आरएसआई यूज करके हम कैसे सेफली ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, वो मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, और आज की बैक टेस्टिंग एक शीट भी आपको दूंगा, जिसमें आप खुद देख पाएंगे ओके हाँ ये पैरामीटर्स अगर हमने यूज किए होते, इतने हम पुट्स राइट कर पाते, इतनी बार वो इन द मनी होते, कितने परसेंटेज से इन द मनी होते, सिमिलरली इतने कॉल्स राइट कर पाते, इतने कॉल्स इन द मनी होते, इतने परसेंटेज से इन द मनी होते। वो सारा मैंने बैक टेस्टिंग शीट में आपके लिए बना दिया है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है स्मार्ट एवरेजिंग। ये भी महेश सर की स्ट्रेटजी है, जिसमें हम जब जब इंडेक्स गिरता है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब जब वो ईटीएफ गिरेगा कुछ परसेंटेज से, हम और इन्वेस्ट करते हुए जाएंगे। तो वो है स्मार्ट एवरेजिंग, ताकि जितना ज्यादा वो गिरता जाए उतने हम यूनिट्स एक्स्ट्रा खरीदते जाए। यानी कि 2% गिरेगा तो एक्स अमाउंट डालेंगे, 4% गिरेगा तो 2x अमाउंट डालेंगे, 6% गिरेगा तो 3x अमाउंट डालेंगे। तो इस तरह का स्ट्रेटजी मैंने डिजाइन किया है, ताकि जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा सस्ता हम खरीद पाएंगे ईटीएफ को। और जब हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाएंगे और मार्केट बाउंस बैक करेगा, इंडेक्स बाउंस बैक करेगा, हम सारे यूनिट्स वहां पे बेच पाएंगे। वो कैसे होगा, सब कुछ मैं अभी डिटेल में आपको एक एक करके एक एक स्टेप समझाने वाला हूँ। और मैंने यूज किया है एलकेमिस्ट स्ट्रेटेजी की। एक बहुत बहुत प्यारी बात मुझे लगी, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो हम सस्ते में खरीद पाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एलकेमिस्ट वाले जो सर महेश सर ने हमें मेथड बताया था, उसमें हम ईटीएफ स्विच कर लेते हैं, ताकि हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले जो मेथड है उसका फायदा मिल सके। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो भी हमने लास्ट में खरीदा है उसे हम पहले बेचना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्केट गिरता गिरते बहुत नीचे जाएगा, तो जब वो उठेगा तो जो हमने लास्ट में खरीदा है वो प्रॉफिट में आएगा, जो उससे पिछला खरीदा था फिर वो प्रॉफिट में आएगा। तो इस तरह एक लेयर्स बन जाते हैं नो। तो उसको कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन मतलब लास्ट में खरीदा गया, फर्स्ट आउट पहले बेचा जाएगा। तो एल केमिस्ट में जो सर ने हमें बताया था कि हाँ हम जैसे जैसे मार्केट गिरे, हम अपने ईटीएफ स्विच कर सकते हैं, ताकि हम सेम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हों, लेकिन हम अलग अलग ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, ताकि हम उसी पर्टिकुलर ईटीएफ को बेच पाए और पूरा का पूरा यूनिट्स बेच पाए। तो वो कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रैटेजी की डिटेल्स में। तो अब हमने समझ लिया कि कौन सी सारी स्ट्रैटेजीज आई हैं, और इसी से मैंने सोलार नाम यूज किया है, वो गूगल शीट में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा सोलर नाम कैसे आया इसका। अब स्ट्रैटेजी समझने से पहले एक और जरूरी काम कर लेते हैं, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशन। कई लोगों की एक्सपेक्टेशन गलत सेट हो जाती हैं, वो एज्यूम करने लगते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से 40%, 60%, 100% एक साल में रिटर्न आ जाएंगे। तो ये वो स्ट्रैटेजी नहीं है। इस स्ट्रैटेजी से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले, ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट, जो कि है इंडेक्स के ईटीएफ। ठीक है, वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किस तरह से वो सेफ है।
तो हम क्या टारगेट करने वाले हैं, जो भी इंडेक्स का रिटर्न आ रहा है उससे बेटर रिटर्न्स हमारी स्ट्रेटेजी में आए, क्योंकि इंडेक्स के बराबर ही अगर रिटर्न आ रहे हैं तो सिंपली इंडेक्स में एक टाइम इन्वेस्ट करो और बैठो और कुछ समय बाद बेच के निकल आओ। वो नहीं करना है हमें। हम इन्वेस्ट करेंगे, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सेल करेंगे, जब नई अपॉर्चुनिटी बाय करने की होगी तो बाय करेंगे, यानी कि बाय सेल भी चलता रहेगा, ताकि हमारे जो रिटर्न्स हैं, इंडेक्स जो रिटर्न दे रहा है उससे बेहतर रिटर्न्स आए, और इसका आप बैक टेस्टिंग में प्रूफ भी देख पाएंगे। All of our capital will not stay invested throughout the year, so calculating absolute returns isn't the right way to judge the performance. We look at the XIRR return. तो इस स्ट्रेटजी में कुछ कैपिटल हमेशा इन्वेस्टेड रहता है जो पीकेपी पार्ट में है, बाकी का कैपिटल रोटेट होता रहता है। जो मैंने और स्ट्रेटजीज बताई हैं उसमें कैसे वो रोटेट होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे क्या होता है, जो रोटेशन है, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो बाय करते हैं, और जब वो बाउंस बैक होता है इंडेक्स तो हम सेल करते हैं। तो उसकी वजह से हमारा मनी रोटेशन, वो जो बाकी का पैसा है वो चलता रहता है। तो वो जो बाकी का कैपिटल है हमारा कुछ समय इन्वेस्टेड रहता है और ज्यादा समय इन्वेस्टेड नहीं रहता है, तो उसमें अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न निकालें तो वो जस्टिफाइड नहीं है। उसमें हम XIRR रिटर्न निकालते हैं, जिसका फंक्शनिंग इस तरह से है, जिसका कैलकुलेशन इस तरह से है कि जितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ और जितने समय के लिए इन्वेस्ट हुआ उसके हिसाब से क्या रिटर्न्स बने। जब इन्वेस्ट नहीं होता, जिस पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं होता, जिस पीरियड में कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं हुआ, XIRR उसको कंसिडर नहीं करता, इसलिए हम XIRR रिटर्न्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट, इस स्ट्रेटजी का एक पार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग भी है, और ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में लेना है। इसलिए मैंने जो बैक टेस्टिंग बताई है उसमें जो रूल्स बताए हैं उसके अराउंड आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जानने की जरूरत है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं भी करेंगे स्ट्रेटजी में, उसके बिना भी आपके रिटर्न्स अच्छे खासे आएंगे, और वो भी इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, ये याद रखिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑप्शन की तरह ही यूज करेंगे, जब सही समय है तभी ऑप्शंस को इन्वेस्ट करेंगे। और मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं कि किस समय नहीं करना चाहिए, वो सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जिसने उसका ध्यान नहीं रखा और ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस कर दिया रिटर्न्स कमाने के लिए, बहुत चांसेस हैं कि वो रिटर्न्स घटकर आपके लॉसेस बन सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑप्शन की तरह ही यूज करना है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर आता है, जैसे कोरोना आया था, वॉर सिचुएशन आई, या ऐसा कोई सिचुएशन जिसके बारे में हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है, मार्केट प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो आता है, तो ऑफ कोर्स हमारी गाड़ी ट्रैक से उतरेगी कुछ समय के लिए, ट्रैक पे आने से पहले। तो उसके लिए भी हमें तैयार रखना है, और वो इस स्ट्रैटेजी में नहीं, वो किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए एप्लीकेबल है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बुलिश स्ट्रैटेजी जिसमें आप बाय करके सेल करने के लिए करते हैं, उसमें जब बड़े नेगेटिव इवेंट्स आते हैं तो मार्केट कहते हैं क्रैश हो गया, या फिर सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो जाता है, उसको इस स्ट्रेटजी में फैक्टर इन नहीं किया गया है, जैसे कि किसी भी स्ट्रेटजी में फैक्टर इन नहीं किया जा सकता। तो वो चीज का हमें ध्यान रखना है। और मेजरली वो चीज हमें इफेक्ट करेगी ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाकी चीजों में हमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बाय करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, और जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी सेल करेंगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्योंकि रिस्क है, जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बढ़ जाता है, ऑफकोर्स प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं, लेकिन वो रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। तो उसके बारे में मैं कुछ पॉइंटर्स आपको दूंगा, वो जरूर नोट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि क्या है स्ट्रेटजी, क्या स्टेप बाय स्टेप हमें करना है इसमें, और उसके बाद मैं आपको ये कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे मैंने निकाला कि एक महीने में 1 घंटे से कम समय आप देकर इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब आपको ले चलता हूँ अपनी गूगल शीट में, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो ये गूगल शीट है जिसका नाम है सोलर पीकेपी स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी। मैंने निफ्टी के लिए एक शीट बनाई है, और एक बैंक निफ्टी के लिए, अगर किसी को बैंक निफ्टी में करना है तो वो वाली शीट यूज कर सकता है। इसका लिंक मैंने यहाँ पे इसी शीट में भी दे दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोनों शीट्स का लिंक। तो इस शीट में सबसे पहले हमें दिख रहा है स्ट्रैटेजी शीट, जहां मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है विद नंबर्स, विद लॉजिक, एवरीथिंग, ताकि आपको जितना ज्यादा मैं इससे समझा सकूं उतना रहे। और जब आप वापस रेफर करना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली थे, कब हमें क्या करना है, इस वाली शीट में आके आप चेक कर सकते हो कि ये वाली स्टेज में हमें ये करना है। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अलग अलग स्टेजेस में इंप्लीमेंट होती है इसमें। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी का नाम समझ लेते हैं, सोलर पीकेपी मैंने क्यों रखा। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जहां अलग अलग स्ट्रैटेजीज मैंने दिखाई थी जो इसमें यूज हो रही हैं। वही स्ट्रैटेजीज के नाम मैंने इनिशियल्स दिए हैं। एस इज स्मार्ट एवरेजिंग, ओ इज ऑप्शन ट्रेडिंग, एल इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ए इज एल्केमिस्ट, आर इज RSI, एंड पीकेपी इज पैसों का पेड़। सो सोलर पीकेपी। तो इस स्ट्रैटेजी में हमारा टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल क्या रहेगा, एक लॉट इक्विवेलेंट ऑफ इंडेक्स, अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं या बैंक निफ्टी, इन दोनों में इंडेक्स में हम करते हैं, प्लस 1 लाख एक्स्ट्रा, ताकि हम मार्जिन मनी को मैनेज कर पाए। मार्जिन मनी चाहिए होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी का एग्जांपल लेके चलूंगा मैं ये वाली शीट में, तो निफ्टी के लिए 1 लाख मान के चलिए, क्योंकि अभी निफ्टी का अगर 1 लॉट आप देखें तो अराउंड 9 लैक्स का है, प्लस 1 लाख उसमें ऐड किया तो 10 लाख हो गए। तो बैंक निफ्टी का आप माने तो 10.5 का उसका 1 लॉट है, तो 11.5 आपको चाहिए होंगे स्ट्रेटेजी के लिए।
सारे पैसे एक साथ नहीं इन्वेस्ट होते, कैसे कैसे स्टेजेस में इन्वेस्ट होते हैं वो अब समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी का नाम लिखा है सबसे पहले कॉलम में। तो पैसों का पेड़ सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, इसका बेस है। स्टेप नंबर 1.1, इसमें जब आप देख रहे हैं, जिस दिन भी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपको स्टार्ट तभी कीजिएगा जब पूरी स्ट्रैटेजी समझ लें, बैक टेस्टिंग कर लें, के बाद स्टार्ट करना। लेकिन जिस दिन भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन आप 52 वीक हाई क्लोजिंग चेक कीजिएगा इंडेक्स का। अगर वो 5% से ज्यादा डाउन है तो आपको ईटीएफ खरीदना है 40% वैल्यू का। यानी कि 1 लाख अगर हमारा इन्वेस्टेबल कैपिटल है, उसका 40% होता है 4 लाख, यानी कि 4 लाख का आप ईटीएफ खरीदेंगे। और ईटीएफ कौन कौन से यूज करने हैं मैं आपको वो बता दूंगा, आपके ऊपर है, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जिनके वॉल्यूम्स अच्छे हों उनको आपको यूज करना है, और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ईटीएफ यूज होंगे। आईटीबी, जूनियर बी, कोई और ईटीएफ नहीं यूज हो रहा है स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो 40%, और अगर 52 वीक हाई से 5% से कम हो, यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास हो, यानी कि 52 वीक हाई के आसपास हो, तो हम सिर्फ 20% उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 40% इन्वेस्ट किया 4 लाख। लॉजिक क्या है इसके पीछे? वी वोंट इन्वेस्ट 100% ऑफ कैपिटल बिकॉज इफ द इंडेक्स फॉल्स फ्रॉम देयर we will come in notional loss and won't have capital to purchase at cheaper rates. Nor will we be able to write covered calls if portfolio goes down by more than -5%. तो सारा का सारा जो भी हमारा इन्वेस्टेबल कैपिटल है 100% हम फर्स्ट डे पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो वहां से गिरना और शुरू हुआ तो हमारे पास और कैपिटल नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए, हमारा नोशनल लॉस हो जाएगा और हमारे प्रॉफिट्स आने में टाइम लगेगा, इसलिए सारा कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि हम इसमें कवर्ड कॉल्स भी राइट करके चलते हैं, सारा पैसा पहले इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट वहां से नीचे आया, तो हम कवर्ड कॉल्स राइट नहीं कर पाएंगे, जैसे ही -5% से ज्यादा हमारा पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है। तो कैपिटल यूज सो फार अभी तक हमने देखा 4 लाख इन्वेस्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट बुकिंग इन ईटीएफ एज पर पीकेपी स्टाइल। तो पीकेपी स्टाइल प्रॉफिट बुकिंग क्या है, उसको मैंने पीकेपी के वीडियो में डिटेल में समझा है, यहाँ पे क्विकली आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमने इन्वेस्ट किया 4 लाख रुपीज, जिस दिन हमें दिख रहा है इसका 1% बढ़ गया, यानी कि 4 लाख 4,000 हो गया है, उस दिन हम 4,000 की वैल्यू के ईटीएफ बेच देंगे। यानी कि 4,000 डिवाइडेड बाई जो भी ईटीएफ का प्राइस चल रहा है, से 100 रुपीज चल रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 40 यूनिट्स हम बेच देंगे, 4,000 हमारे पैसे बाहर आ जाएंगे, वो हमारा पीकेपी स्टाइल प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह से जब अगला 1% आएगा फिर हम बेचेंगे, तो हम अपने पोर्टफोलियो को 1% जब जब आता है तब तब बेचते हैं इसमें। और इसका लॉजिक क्या है, वी वांट टू स्टे इन्वेस्टेड एंड रीप द बेनिफिट्स ऑफ बुल रन एंड पीकेपी स्टाइल प्रॉफिट बुकिंग इज बेस्ट फॉर दैट। इट्स आल्सो इज टैक्स एफिशिएंट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमारा 4 लाख लगा रहेगा, जब जब वो बुल रन में होगा हम प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे, और जब वो नीचे को आएगा उसके बाद क्या करना है वो नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप है पीकेपी स्मार्ट एवरेज। अब पीकेपी जो क्लासिक है उसमें हम वीकली सिप या मंथली सिप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिप वीकली या मंथली में नहीं, तो मैंने बाय इन डिप्स या फिर स्मार्ट एवरेजिंग आप कह लीजिए, वो कॉन्सेप्ट यूज किया है। यानी कि जब एक पर्टिकुलर परसेंटेज से हमारा पोर्टफोलियो गिरेगा तो हम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे। वो क्या परसेंटेज है, मैंने सारी बैक टेस्टिंग करने के बाद और निफ्टी के लेवल्स चेक करने के बाद ये परसेंटेजेस निकाले हैं। तो जब हमारा पोर्टफोलियो -2% होगा तो हम एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। और एक्स अमाउंट कितना होगा, जो भी हमारा लमसम है उसका 2%, उसका 2% होता है 8,000। यानी कि जब 2% पोर्टफोलियो गिरेगा तो हम 8,000 इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कि निफ्टी 20 अगर हमने खरीदे हैं शुरू में, तो निफ्टी 20 के और यूनिट्स खरीद लेंगे 8,000 रुपीज। अगर 4% पोर्टफोलियो गिर जाता है तो उस अमाउंट को जो हमने पिछली बार इन्वेस्ट किया था उसे डबल कर देंगे, यानी कि 16,000। 6% गिर जाता है तो अब ट्रिपल कर देंगे, यानी कि 24,000। तो इस तरह जब जब 2% से गिरता रहेगा, 2, 4, 6, 8, हम अपना अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, 1x, 2x, 3x, 4x। तो परसेंटेज के बेसिस में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, कोई पर्टिकुलर डेट्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं है। जब जब वो गिरेगा तब तब हम बाय करेंगे। बेसिकली हम सस्ता खरीदना चाहते हैं और महंगा बेचना चाहते हैं। जब सस्ता अवेलेबल है खरीदो, और जब वो पोर्टफोलियो प्लस में आए, 1% के प्रॉफिट्स आने लगे, उसको बेचो। तो बाय लो सेल हाई भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 5 लाख का मैंने मान लिया है कि सिप करते करते 1 लाख और इन्वेस्ट हो गए, तो टोटल कैपिटल आउट ऑफ 10 लाख हमारा अब यहाँ अराउंड 5 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा कुछ समय में। ये एक्सपेक्टेड गेन्स क्या है थोड़ी देर में समझाता हूँ। नेक्स्ट स्टेज क्या है, पीकेपी पुट ऑप्शन ट्रेडिंग। अब हमने ये पहले स्टेज स्टार्ट कर ली, पीकेपी में लमसम कर लिया, साथ में हम पुट ऑप्शन राइटिंग के लिए RSI 14 का लेवल चेक करेंगे। जो भी इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं, यहाँ निफ्टी का इंडेक्स चेक करेंगे, तो RSI लेवल जब सपोर्टिव हो, इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। तो RSI लेवल जो मेरी रिसर्च में निकल के आया कि अगर 35 से नीचे जाता है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ,
देखिए यहाँ नीचे मैंने RSI 14 प्लॉट किया है। यहाँ देखिए 28 सितंबर को वो नीचे गया था 35 के, और उसके बाद यहाँ ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ अगर हम एक पुट सेल करते, उसके बाद 5% 4% का नीचे, यानी कि यहाँ पे इससे 4 या 5% नीचे यहाँ कहीं हम सेल करते इतनी स्ट्राइक प्राइस का, तो उसका इन द मनी जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कि बैक टेस्टिंग शीट में आपको दिखाऊंगा भी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो तब पुट राइट करना है जब 35 के नीचे हो और उसके बाद ग्रीन कैंडल बने। 35 के नीचे आते ही नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद रेड कैंडल बनेगी और रेड कैंडल्स बन सकती हैं, तो इन द मनी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ग्रीन कैंडल का वेट करना है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में हम पुट सेल कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निफ्टी का जाना जरूरी है, ताकि हमें लगे, ताकि हमें ये अश्योरिटी मिल जाए कि हाँ भाई ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा प्रीमियम डिके होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही ये चीज का भी ध्यान रखना है, अगर जल्दी से प्रीमियम डिके हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल 60% डिके हो जाए और 60% टाइम बचा हुआ है, तो आप पोजीशन क्लोज कर दीजिए, क्योंकि कई बार रिवर्सल वहां से भी आता है। यहाँ ऊपर गया और यहाँ रिवर्सल आया, ये देखिए इस वाले सिचुएशन में, तो वो जो डिके आपको 60% मिले था वो वापस अनडिके हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, 60% मिले, 60% टाइम बचा है, पोजीशन क्लोज कर दीजिए। पूरा का पूरा प्रीमियम खाने का वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, धीरे धीरे मार्केट मूव हो रहा है, धीरे धीरे डिके हो रहा है, तो पूरा प्रीमियम खाने का वेट कर सकते हैं। लेकिन जहां क्विकली मार्केट में प्रीमियम डिके आ गया, पोजीशन क्लोज करके अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए और अपनी सेफ्टी बनाई रखिए। तो इस हिसाब से हमें पुट सेल करने हैं, और इनपुट्स के क्या लेवल होंगे वो भी मैंने बैक टेस्टिंग में बता दिया, अभी आपको बताया, और वो बैक टेस्टिंग शीट में भी आप देखेंगे। तो अगर पुट इन द मनी नहीं होता है तो हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारा पोर्टफोलियो -2 -4 गिर रहा है, जो पिछले स्टेप में मैंने बताया उस तरह से इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन अगर इन द मनी हो जाता है तो डिपेंडिंग ऑन कितना इन द मनी हुआ है, उसके हिसाब से हम बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, उसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। वैसे आप अगर मेरा वर्चुअल हाउस 3.0 का वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने एक रूल बताया है, उसमें कैलकुलेशन बताई है, वही कैलकुलेशन आप यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? व्हेन द इंडेक्स इज एट suitable लेवल ऑफ राइटिंग पी, वी विल बी एबल टू मेक सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट विद द रिसीव्ड प्रीमियम। Hedging is required in highly volatile markets so that we do not incur unlimited losses. तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दिखाऊंगा कि कितना सक्सेसफुली हम इस तरह से पी पुट स्ट्राइक कर पाए जब हमने ये रूल फॉलो किया। लेकिन कई पुट्स इन द मनी भी हो गए, लाइक 90% केसेस में नहीं हुए, लेकिन 10% केसेस में इन द मनी हुए। और उन 10% में कितने परसेंट से वो इन द मनी हुए डिपेंड्स ऑन स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे हमने राइट किया था, उससे परसेंटेज ऊपर नीचे होगा। लेकिन वोलाटाइल मार्केट में जब कोरोना आया था शुरुआत में, वहां पे एक पुट राइट करने का सिग्नल आया था, और वहां पे वो काफी ज्यादा डीप इन द मनी क्लोज हुआ था, यानी कि वहां काफी लॉसेस होते अगर हमारी पोजीशन ओपन हो। तो जहां भी आपको दिख रहा है कोरोना आने से पहले मार्केट में ऐसा माहौल बन गया था कि अभी कुछ अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, विक्स ऊपर चला गया था। जब वोलेटिलिटी बहुत हाई हो तो हमें अपने ऑप्शंस में सतर्क रहना है, वहां पे क्लोज कर दीजिए अपने ऑप्शन, सेलिंग क्लोज कर दीजिए। वोलेटिलिटी हाई और बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, वहां पे मैं ऑप्शन राइटिंग करता ही नहीं हूँ अनलेस इट इज कंप्लीटली कवर्ड। नेक्स्ट स्टेज है पीकेपी कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग। जब हमारा पोर्टफोलियो हाफ ऑफ वन लॉट ऑफ इंडेक्स, निफ्टी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 9 लाख उसका एक लॉट है, यानी कि उसका हाफ 4.5 लाख अगर हम इन्वेस्ट कर चुके हों, 4.5 लाख, वहां पे हम कॉल राइटिंग विद हेजिंग इनिशिएट कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब होगा कि अगर आप एक 5% ऊपर का कॉल सेल कर रहे हैं, उससे थोड़ा और ऊपर का स्ट्राइक एक बाय भी कर लीजिए, यानी कि आप रेशियो स्प्रेड बना रहे हैं। तो वो जो आपका रेशियो स्प्रेड होगा, अगर मार्केट उसके नीचे ही क्लोज होता है तो आपको कुछ प्रीमियम मिल जाएगा, लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो उस रेंज में जो लॉस है वो होगा मैक्स लॉस, लेकिन आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। अगेन आप बैक टेस्टिंग में देख पाएंगे कि इन रूल्स के हिसाब से कितना मैक्स परसेंटेज गया, और आप देखेंगे काफी सेफ है ये रूल्स, तो आप उस हिसाब से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन हेजिंग करना रिकमेंडेड है, क्योंकि हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ हिस्ट्री में वो आज आगे जाके हो जाए, इसलिए हेजिंग करके चलना ज्यादा सेफ है। और जैसा मैंने कहा, ऑप्शन ट्रेडिंग हमारा मेन मकसद नहीं है यहाँ प्रॉफिट कमाने का, ये तो एक ऑप्शन है जहाँ से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जहाँ सिचुएशन नहीं लग रही कि भाई सेफ्टी पूरी तरीके से है हमारे पास और हम अनलिमिटेड लॉसेस कर सकते हैं, वहाँ ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। बिल्कुल जो नए हैं ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को पेपर ट्रेड करके देखें, तभी इसमें स्टार्ट करें। इस स्ट्रैटेजी को जैसे मैंने कहा ऑप्शन के बिना भी आप कर सकते हैं, बाकी का पार्ट पूरी तरह से सेफ है, उसमें ऐसे कोई अनलिमिटेड लॉसेस के कोई चांसेस नहीं है। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को धीरे धीरे साथ में सीखते रहिए, और जब आपको समझ में आ जाए, छोटे मोटे ट्रेड्स कर लिया हो, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस वाली स्ट्रैटेजी। तब तक बाकी स्ट्रैटेजी का पार्ट यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें चाहिए होता है मार्जिन मनी।
मार्जिन मनी को दो पार्ट में डिवाइड करता है एक्सचेंज। एक तो होता है आधा कैश, मतलब अगर मार्जिन चाहिए एक पुट ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपीज, तो उसमें से आधा कैश होगा 50,000 कैश, और 50,000 नॉन कैश एलिमेंट क्या होता है, कोलैटरल। तो इस वाले मार्जिन मनी को अरेंज करने के लिए हमें अपने पॉकेट से पूरा पूरा पैसा नहीं देने की जरूरत है, इसको भी हम स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं प्लेजिंग करके। तो ब्रोकर्स प्लेजिंग अलाउ करते हैं वहां पे ये स्ट्रेटजी करना ज्यादा फायदेमंद है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। तो जैसे जीरोधा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, ये दो प्लेटफॉर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी के लिए। मैं इस पर्टिकुलर के लिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो वहां पे मैं ईटीएफ जो लिए हैं उसमें से 60% आपको प्लेज कर देना है। जो आपने यहाँ पे लिया है 4 लाख इन्वेस्ट किया, तो उसका 60%, क्योंकि पूरा का पूरा, सबसे पहले तो हमें इतना सारा मार्जिन नहीं चाहिए। दूसरी बात, पूरा का पूरा इसलिए प्लेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पीकेपी स्टाइल में प्रॉफिट्स बुक करने के लिए ईटीएफ को बेचना भी है। इसलिए हम 60% तक कर देंगे तो अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ देखिए 2,40,000, इसमें थोड़ा हेयर कट लगेगा। उसके बाद जो आपको मार्जिन मिलेगा 2 लाख से ऊपर का मार्जिन आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, मैंने लॉजिक भी लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, हमारा जो कैश कंपोनेंट है उसे कैश में ना यूज करके, क्योंकि अगर आप अपने ब्रोकर में कैश रखेंगे उस पर मार्जिन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कैश कुछ रिटर्न्स नहीं जनरेट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो कैश थोड़े रिटर्न्स भी जनरेट कर दे, आपको साथ में मार्जिन भी दे दे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिक्विड बीज खरीदता हूँ और उन्हें प्लेज कर देता हूँ, क्योंकि वो कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप 100 यूनिट्स लिक्विड बीज खरीद सकते हैं। लिक्विड बीज मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, वैसे तो आप लिक्विड फंड्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे म्यूचुअल फंड की टाइमलाइंस आ जाती हैं, थोड़ा डिले हो जाता है अगर आपको उन्हें बेचना वगैरह पड़े। तो लिक्विड बीज इमीडिएटली खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, सेम डे पे आप खरीद सकते हैं, और जिस दिन आपको बेचना है उस दिन आप बेच भी सकते हैं, सेम डे पे। तो लिक्विड बीज इसलिए मैं यूज करता हूँ। लिक्विड बीज की फंक्शनिंग क्या है, वो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, कैसे उसमें डिविडेंड्स आते हैं और डिविडेंड्स कैसे यूनिट में एक्यूमुलेट होते हैं, वो सब चीजें आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 यूनिट्स हमने लिक्विड बीज खरीदी है, उससे हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अब तक हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ 4 लाख, और एवरेजिंग में करते करते 1 लाख और, यानी 5 लाख, और ये 1 लाख और हमने लिक्विड बीज में डाले, ये हो गया 6 लाख। तो टोटल 6 लाख इन्वेस्ट हो गए। अभी भी हमारे पास 4 लाख बचे हुए हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं हम बाकी के पार्ट में, जो कि है स्मार्ट एवरेजिंग एल्केमिस्ट। तो स्मार्ट एवरेजिंग में क्या होता है, जब जब 1% से गिरता है तो हम खरीदते हैं, और जब वो हमारे प्रॉफिट टारगेट को मीट करता है हम उसे सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, हम उन ईटीएफ्स को खरीदेंगे, होंगे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बेस्ड ही। तो उसके लिए क्या करना है, जब हमारा पोर्टफोलियो -4% गिर जाए, हम 1/10 कैपिटल, जो भी ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल है हमारा 10 लाख है यहाँ पे, तो उसका 1/10 यानी कि 1 लाख हम एक सेकेंड ईटीएफ में, तो अगर हमने निफ्टी 20 में मेन पीकेपी ट्री लगाया हुआ है, तो एक सेकेंड ईटीएफ, फॉर एग्जांपल एसबीआई का निफ्टी ईटीएफ है, आईसीआईसीआई का है, और भी हैं, तो जिनमें वॉल्यूम्स अच्छे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी में दिखा दूंगा, इनपुट एंड आउटपुट वाली शीट में। तो उसको खरीद लेना है पूरा 1 लाख, जो भी आ रहा है 4% जिस दिन गिरा उस दिन 1 लाख का हमने खरीद लिया, और उसमें हम टारगेट रखेंगे 4%, यानी कि वो 1 लाख पे जब हमें 4% मिलेगा, पूरा का पूरा जो भी हमने सेकेंड ईटीएफ खरीदा है वो बेच देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल्केमिस्ट में महेश सर ने हमें एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि कैसे हम सेम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने ईटीएफ को बदल बदल के, ताकि हम जब उस ईटीएफ में प्रॉफिट आए तो उसे बेच सकें। तो एक लीफो का फायदा, लास्ट इन फर्स्ट आउट का फायदा उठाने के लिए ये वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं। अगर हमारा पोर्टफोलियो जहां पिछला गिरा था, जहां पे हमने सेकेंड ईटीएफ बाय किया, वहां से 3% और गिर जाता है, वो वाला जो ईटीएफ है, पर्टिकुलर ईटीएफ जो हमने लास्ट बाय किया था, वो ईटीएफ 3% गिर जाता है, तो हम नेक्स्ट ईटीएफ में, यानी कि थर्ड ईटीएफ निफ्टी के ईटीएफ में स्विच कर जाएंगे, और उसमें हमारा टारगेट होगा 6%, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम 1 लाख। अगर वो भी 3% गिर जाता है तो अब हम बैंक निफ्टी में स्विच कर जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी काइंड ऑफ निफ्टी के साथ साथ ही चलता है। निफ्टी गिरता है तो बैंक निफ्टी गिरता है, निफ्टी उठता है तो बैंक निफ्टी उठता है, लेकिन उसमें परसेंटेज थोड़े वेरी करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो जब निफ्टी बहुत गिर जाएगा बैंक निफ्टी भी गिर जाएगा, बैंक निफ्टी के उठने के चांसेस तेज होते हैं वर्सेस निफ्टी। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में स्विच कर जाएंगे। बैंक निफ्टी का कौन सा ईटीएफ आप यूज कर सकते हो वो आपके ऊपर है, मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ मैं आपको शीट में दिखाऊंगा। इसमें भी 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, और 8% के प्रॉफिट में हम बेच देंगे। और फाइनल चौथा ईटीएफ वो भी बैंक निफ्टी का होगा। वो कब करना है, जब पिछला बैंक निफ्टी का ईटीएफ 3% गिर जाए, तो इसमें 1 लाख इन्वेस्ट कीजिए, और इसको 12% टारगेट पे सेल कर सकते हैं आप। अगेन ये परसेंटेज मैंने आइडियली निकाली है काफी बैक टेस्टिंग करने के बाद, और ये परसेंटेज ऑप्टिमल लगी। उसमें मनी रोटेशन हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आप कुछ और परसेंटेज चाहते हैं, वो मैंने बैक टेस्टिंग में प्रोविजन आपको दे दिया है, आप खुद चेक करके वो भी कर सकते हैं कि
परसेंटेजेस ऑल्टर कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये वाली परसेंटेजेस फॉलो करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ आते आते हमारा पूरा 10 लाख कैपिटल यूज हो जाएगा। इसमें मैंने साथ ही ये भी ट्रैक किया कि निफ्टी के 52 वीक हाई से लगभग कितने लेवल पे हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो पहली इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं -3% पे आ रही है, तब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब वो 4% गिर जाएगा, -7, वहां पे हमारा ये नेक्स्ट स्टेज एक्टिवेट होगा, एल्केमिस्ट वाला। उससे और 3% यानी कि -10% निफ्टी 52 वीक हाई से गिर जाएगा, तो ये स्टेज। उसके बाद -13% और उसके बाद -16, यानी कि निफ्टी के -16% गिरने तक भी हमारे पास पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद भी गिर जाता है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट कीजिए, जब मार्केट बाउंस बैक आता है प्रॉफिट बुक कीजिए, तब तक वेटिंग गेम चलेगा। ठीक है। और बैक टेस्टिंग में आप देख पाएंगे कि कितना वेटिंग गेम रहा, कितना आपको कितने फ्रीक्वेंटली आप प्रॉफिट बुक कर पाए और ओवरऑल क्या रिटर्न्स आए। तो रिटर्न्स को भी मैंने यहाँ पे जस्ट रफ कैलकुलेशन किया है। जब मैं शीट बना रहा था, जब मैं स्ट्रैटेजी बना रहा था, तो मैंने ये एज्यूम किया था कि निफ्टी से क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। तो मैंने पहले ये निकाला कि पिछले 10 सालों में निफ्टी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, कितने रिटर्न्स आए हैं ऑन एन एवरेज। तो उसके लिए मैंने इसी शीट में नीचे निफ्टी के 1 जन 2001 से लेके 1 जन 2023 करंट ईयर के हर एक दिन के क्लोज प्राइस निकाले, और फिर चेक किया कि ईयर ऑन ईयर वो कितना बढ़ा या घटा, पॉइंट वाइज एंड परसेंटेज वाइज। जहाँ घटा वहाँ रेड दिखेगा, जहाँ बढ़ा वहाँ ग्रीन दिखेगा आपको। ठीक है। और इसका ओवरऑल एवरेज पिछले 22 साल में ओवरऑल एवरेज रहा है 16.7%। और अगर आप पर्टिकुलर 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर का पीरियड देखें, 2011 में उससे पिछले 10 साल का एवरेज क्या रहा था, तो इसी तरह निकालते निकालते प्रेजेंट ईयर का मैंने निकाला है। यानी कि जब 2023 शुरू हुआ, यानी 2022 खत्म हो गया, उससे पिछले 10 सालों का निफ्टी का एवरेज रिटर्न रहा है 12.32%। पिछले 5 सालों का 11.88% रहा, और पिछले 3 सालों का 14.4% रहा। तो मैंने पिछले 10 सालों को बेंचमार्क की तरह यूज किया, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, तो हम 5-10 साल आराम से इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। तो 10 सालों का बेंचमार्क यूज करके मैंने यहाँ डाल दिया। 12.3 था लास्ट उसका, तो ये 5 लाख हमारा जनरेट करता है एक साल में। अगर 12.3% अगेन इस साल आता ना, जब हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं उसके बाद एक साल जब कंप्लीट होता, 12.3% अगर इंडेक्स में रिटर्न आता, इसमें इतना अमाउंट बन जाता। और ये जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में है, इसमें मैंने मिनिमल साइड पे माना है, ज्यादा रिस्क ना लेते हुए, कम प्रीमियम्स कमाते हुए हम चले। अगर हम 3% रिटर्न निकाल लेते पुट में, और 3% निकाल लेते कॉल में, तो इतना रिटर्न हमारा इसमें बनता अमाउंट वाइज। और मार्जिन मनी में हम जो लिक्विड बीज को रख रहे हैं, उसमें लिक्विड बीज 3 to 4% ऑन एन एनुअल बेसिस जनरेट करता है, तो मैंने 3% माना है, उसके रिटर्न्स ये आते हैं। और जो स्मार्ट एवरेजिंग में है, मैंने ये देखा कि कितनी बार कौन सी स्टेज हो रही है, लाइक कितनी बार वो 4% गिर रहा है और हम खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप इसमें यहाँ पे ऊपर देखेंगे सेल में, तो ऑन एन एवरेज ये वाली फ्रीक्वेंसी 2 बार आते हुए दिखाई दी। यानी कि 2 बार ऐसा होगा एक साल में ऑन एन एवरेज, इसलिए बोल रहा हूँ किसी साल में हो सकता है 3 बार हो, किसी साल में एक भी बार हो, इसलिए ऑन एन एवरेज 2 बार हम ये वाली स्टेज होते हुए देख सकते हैं। तो अगर इसमें 4% हम प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं और 2 बार हमें मिलता है, तो यानी कि 8% मिल जाएगा। ठीक है। तो उस 1 लाख पे 8%, 8,000 होता है। इसी तरह ये जो सेकंड वाली स्टेज है वो 1.5 का एवरेज था, तो उसमें अगर हम 6% टारगेट कर रहे हैं, तो साल में हमें 9% मिल जाएगा, यानी कि 9,000। और नेक्स्ट स्टेज जो है वो 1.5, अगेन 1.5 टाइम्स आते हुए दिखी, तो उसमें 12,000। और जो फाइनल स्टेज है वो बहुत रेयर है, मतलब निफ्टी इतना ज्यादा गिरता नहीं है, इंडेक्स इतना गिरता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक बार ऐसा होता जहाँ पे हम 12% एक साल में निकाल पाते हैं, तो वो 12,000 देता। और ये जो लास्ट के दो हैं, इनमें आपने देखा फ्रीक्वेंसी कितनी कम है, और थोड़ी देर में आप देखेंगे ऑन एन एवरेज कितने समय इन्वेस्टेड रहते हैं ये। तो लगभग 9 मंथ्स तक हमें ये पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, 9 मंथ्स हमारा पैसा खाली रहता। तो इस पैसे को 9 मंथ्स अब हम किसी और स्ट्रेटेजी में नहीं डालेंगे, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए हमें नहीं पता, तो किसी और स्ट्रेटेजी में डाला, साथ में अगर इंडेक्स गिर रहा है तो वो भी गिरेगा, यानी कि हमारे उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम इसे किसी इक्विटी वाले में नहीं डालेंगे। मैंने चूज किया है कि लिक्विड बीज जैसे कोई एसेट में डालूंगा, ताकि 3 to 4% वो जनरेट करे। तो यहाँ मैंने 3% माना है, उसका रिटर्न ये आता। ओवरऑल इन सबको प्लस कर लें, तो ये जो टॉप में आपको रिटर्न दिख रहा है 1,40,000, वो हम बना लेते। तो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में हम देखें, 1,40,000 के अराउंड हमने प्रॉफिट बनाया, 10 लाख हमारा इन्वेस्टेबल कैपिटल था, एब्सोल्यूट टर्म्स में वो 14% होता। यानी कि अगर निफ्टी 12.3% बढ़ता, हमारा प्रॉफिट 14% होता। लेकिन अगर आप बेस
के हिसाब से देखें कि अराउंड 5 लाख तो हमारा इन्वेस्टेड रहता है पीकेपी में, बाकी पैसा रोटेशन में है, वो हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रहता। तो XIRR के फॉर्म में अराउंड 28% का रिटर्न हमको देखने को मिलता है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देखेंगे, सारा पैसा 10 लाख तो पूरे साल इन्वेस्टेड रह ही नहीं रहा है, तो हम उसे पूरा का पूरा पैसा नहीं मान सकते कि हमारा इन्वेस्ट हुआ। एब्सोल्यूट टर्म्स में अराउंड 28% का रिटर्न आ रहा है। ऑफ कोर्स एंड नथिंग इज गारंटीड इन द मार्केट, बट ये है जो नॉर्मली ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट्स आते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एक्सपीरियंस बंदा है वो इससे ज्यादा कमा लेगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेगा वो इससे कम कमाएगा। तो इट डिपेंड्स, ये वाले रिटर्न ऊपर नीचे होंगे। लेकिन ओवरऑल क्या एक्चुअल में हुआ, ये तो मेरा सिर्फ कैलकुलेशन था बेस्ड ऑन कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में पिछले 7 सालों में क्या हुआ, 7 साल इसीलिए क्योंकि जो ईटीएफ मैंने यूज किए हैं वो 7 साल से पहले अवेलेबल नहीं थे, उनमें से कुछ ईटीएफ, इसलिए मैंने बैक टेस्टिंग 7 साल तक ही रिस्ट्रिक्ट की है। तो 7 साल में अच्छा खासा आइडिया हमें मिल जाता है कि कैसा रिजल्ट आया होता। तो अब उसको देख लेते हैं।